अगर हम जाति पाति तोड़क मंडल के कार्यक्रम में आए हैं, अगर हम ओबीसी महासभा में शामिल हैं, अगर हम बहुजन समाज के कार्यक्रमों में जाते हैं और पदाधिकारी हैं, तो कम से कम जाति महासभा के पदाधिकारी मत रहिए। जो फर्स्ट फेज के जागरूक हुए उनने अपनी अपनी जाति के महापुरुष पकड़ लिए और वो ढूंढते हैं, तलाशते हैं कि मेरी जाति का महापुरुष दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। और घरों घरों में, अपने घरों में भी जागरूकता का आलम यह है कि अपनी ही जाति का महापुरुष की तस्वीर लगी होगी। अपने भाषण में 30, 35, 40 मिनट बोलेंगे, जाति के महापुरुष पर ही इर्द गिर्द कर घूम के आएंगे। ये बताने की कोशिश करेंगे कि मेरी जाति के महापुरुष के बिना ये दुनिया चल ही नहीं रही है। वो 35 में से 25 मिनट संतराम बीए पर और शिवदयाल चौरसिया पर बोले, कंफ्यूजन पैदा हो गया। यही कंफ्यूजन पैदा करना है। ये कंफ्यूजन पैदा करना है कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती में झूम के नाच रहा है, कन्फर्म नाई समाज का होगा। तो अगर वर्ण व्यवस्था तोड़नी है तो तथाकथित मनुवादियों को, तथाकथित ब्राह्मणवादियों को, तथाकथित संघियों को गाली देने की बजाय खुद से तय करो कि आज के बाद अपने घर में जो ये जाति वाले मुहावरे हैं खत्म कर देंगे। अगर एक घर में ये होने लगे, फलाने कुशवाहा जी मेरे सगे मौसी के लड़के हैं, फलाने वाल्मीकि जी मेरे सगे ताऊ के लड़के हैं, फलाने प्रजापति जी मेरे सगी बुआ के लड़के हैं, मुहावरे खत्म हो जाएंगे कि नहीं? अल्टीमेट सॉल्यूशन एक है। जब तक जाति एग्जिस्ट कर रही है तब तक अल्टीमेट सॉल्यूशन एक है, अंतरजाति विवाह। जाग जाओ कुर्मी क्षत्रिय सूरवीरों, जाग जाओ यदुवंश के लोगों, जाग जाओ मौर्यवंशी क्षत्रियों। जगाने से पता क्या होता है? ये सब यहां अगर एक जाति के लोगों को जगाएं तो जो बेटर हमारे ही समाज का कोई व्यक्ति होगा वो कहेगा जाग जाओ, चुनाव आएगा तो बताएंगे तुमको। तुम्हारा अपना ही भाई तुमसे नफरत करने लगता है क्योंकि उसको डर पैदा हो जाता है कि जाग करके किसके खिलाफ हमला करेंगे, क्योंकि तुम्हारी हैसियत नहीं है जाति महासभाओं की ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलने। कॉन्सेप्ट हमें यह मिला कि भाई जिन जातियों की संख्या ज्यादा है उनकी जाति का एक एक मुखौटा तैयार करो। तो राजनीतिकों ने राजनीतिक दलों में मुखौटे तैयार करिए और सामाजिक संगठनों ने इनके रूप में मुखौटे तैयार किए। मंचों से जो लोग भाषण ठोकते हैं, हमारी तरह तमाम भाषणवीर, उनके घरों में ही मनुवाद की एजेंट बनी बैठी उनकी पत्नियां। सत्ता लाने का सिंपल फॉर्मूला है, अगर किसी प्रजापति को गांव में कोई पीट रहा है, सामंती, उस समय तथाकथित छत्रित्व धारण किए हुए जातियां ओबीसी की खड़ी हो जाएं और कहें कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे भाई को हाथ लगाने में, सत्ता आ जाएगी। तो ये बताना पड़ेगा उन तथाकथित क्षत्रियों को कि अगर सुरेंद्र प्रजापति जैसा दिल तुमने बड़ा किया होता तो ये तानाशाहियों की सत्ता आती ही नहीं। सुरेंद्र जी ने इस कार्यक्रम के लिए मुझसे संपर्क किया तो मुझे बेहद खुशी हुई। और उस कार्ड को जब आप गौर से देखेंगे तो उसमें तमाम सारी पुरानी जो भ्रांतियां हैं, पुराने जो दकियानूसी ख्यालात हैं, वो टूटे हैं। उसमें किसी के नाम के आगे टाइटल नहीं है। और उस कार्ड में अगर आप गौर से देखेंगे तो जो सुरेंद्र जी ने दिल दिखाया है, मैं जी कहना चाह रहा था लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि पिछड़े वर्ग में तमाम सारे छत्रित्व भी तो हैं, छत्रित्व लिए हुए घूमने वाले लोग। तो ये बताना पड़ेगा उन तथाकथित क्षत्रियों को कि अगर सुरेंद्र प्रजापति जैसा दिल तुमने बड़ा किया होता तो ये तानाशाहियों की सत्ता आती ही नहीं। और क्या बड़ा दिल किया है, उस कार्ड को गौर से देखिए। मनाया जा रहा है जाति तोड़ो समाज जोड़ो, यानी कि संतराम बीए द्वारा स्थापित जात पात तोड़क मंडल। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि बड़े से बड़ा सामाजिक न्याय का योद्धा और मसीहा अगर जयंती मना रहा होता तो संतराम बीए प्रजापति की तस्वीर उसमें सबसे बड़ी होती, लेकिन नहीं की है सबसे बड़ी। यही चीज सीखने की जरूरत है, यहीं से जाति टूटेगी। हम अभी पहले फेज के जागरूक हुए। समस्या कहां से है? मैं मंच पर महापुरुषों के नाम अक्सर नहीं लेता, ना फूल चढ़ाता हूं ना चढ़वाता हूं, ना खुद चढ़वाता हूं ना चढ़ाता हूं, क्योंकि मैं इनको जीवित मानता हूं। समस्या की शुरुआत कहां से होती है? हम सब लोगों को ट्रेनिंग ही ऐसी दी गई है। क्या ट्रेनिंग? नीरज भाई, सरदार पटेल नजर नहीं आ रहे हैं,
तो कार्यक्रम बेकार है। इन तस्वीरों में चलो कर्पूरी ठाकुर हैं, संत गाडगे भी हैं, लेकिन शिवदयाल चौरसिया नहीं है, तो चौरसिया को तो यहां बैठा नहीं होना चाहिए, चला जाना चाहिए था। जिज्ञासु जी की भी तस्वीर इसमें नहीं है, तो उन लोगों को भी चला जाना चाहिए था। समस्या यह है कि हमने जो फर्स्ट फेज के जागरूक हुए, उनने अपनी अपनी जाति के महापुरुष पकड़ लिए और वो ढूंढते हैं, तलाशते हैं कि मेरी जाति का महापुरुष दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। और घरों घरों में, अपने घरों में भी जागरूकता का आलम यह है कि अपनी ही जाति का महापुरुष की तस्वीर लगी होगी। अपने भाषण में 30, 35, 40 मिनट बोलेंगे, जाति के महापुरुष पर ही इर्द गिर्द कर घूम के आएंगे। ये बताने की कोशिश करेंगे कि मेरी जाति के महापुरुष के बिना ये दुनिया चल ही नहीं रही है। समस्या यही शुरू होती है। एक उदाहरण देता हूं, अभी मैंने लखनऊ में एक मीटिंग करवाई, अलग अलग वर्ग के लोग, समाज के लोग आए थे। एक एससी समाज के डॉक्टर खड़े हुए। मैंने पूछा कितने लोग हैं जो इनको पहले से नहीं जानते हैं, तो तमाम लोगों ने कहा कि हम पहली बार इनको सुन रहे हैं। तो मैंने कहा जो पहली बार सुन रहे हैं बताइए कि ओबीसी है कि एससी है। मैक्सिमम लोगों ने कहा उन डॉक्टर को कि ओबीसी है। क्यों? अगर वो खड़े होते, इस बात को कष्ट के साथ नहीं, गंभीरता के साथ समझिएगा, अगर वो खड़े होते और 35 मिनट के भाषण में 25 मिनट संत गाडगे पे बोलते, तो किस जाति के होते? बताइए ना खुल के, क्या दिक्कत है? हम लोग तो समाधान निकालने निकले हैं ना। किस जाति के होते? यही धारणा खत्म करनी है। अगर वो डॉक्टर अंबेडकर पर बोलते तो जाति भले ही कंफर्म ना हो, लेकिन कंफर्म हो जाती कि एससी है, अगर 35 में 25 मिनट बोलते। मगर वो हमारे ग्रुप के वाले हैं, वो 35 में से 25 मिनट संतराम बीए पर और शिवदयाल चौरसिया पर बोले, कंफ्यूजन पैदा हो गया। यही कंफ्यूजन पैदा करना है। यह कंफ्यूजन पैदा करना है कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती में झूम के नाच रहा है, कंफर्म नाई समाज का होगा। यह कंफ्यूजन पैदा करना है। जब देखिए, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, बहुत सामान्य आदमी हूं। जितने लोग मुझसे पहले बोल के गए, उन लोगों का जितना तजुर्बा है उतनी मेरी उम्र भी नहीं है। लेकिन संघ में एक शब्द होता है आरएसएस में, संघ आयु। उसका मतलब होता है कि आपने संघ में कितने साल गुजारे हैं। वैसे ही मेरी उम्र भले ही कम हो, लेकिन मेरी समाज आयु ठीक ठाक है। मैंने जब से होश संभाला, मेरा मित्र कृष्ण कुमार मौर्य यहां बैठा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि आईएमसी में मेरे साथ पढ़ा है। उसको पता है कि आईएमसी के दिनों में भी मैं यही करता था। जिस समय ये लोग क्रिकेट खेलते थे, मैं जाकर के जेएनयू में कमरों के नीचे से पर्चे फेंकता था, आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती है आ जाओ, आज जगदेव बाबू की जयंती है आ जाओ। तो उस समाज आयु के हिसाब से मैंने जो समझा समाज को, वो ये समझा कि ये बात की बात है कि हम संविधान में संशोधन करवा लेंगे, जाति खत्म करवा देंगे, ये करवा देंगे, ये बात की बात है। लेकिन जब जाति एग्जिस्ट कर रही हैं, उस दौर में हम कैसे जातियों को वर्ग बना पाएंगे, मैं इस विषय पर बात करना चाहता हूं। तो पहली बात, संतराम बीए साहब का अगर जाति पाति तोड़क मंडल को आप समझेंगे, जो 1922 में बनाया था, 100 साल पूरे हो गए हैं, उसमें मेन बात थी कि आप वर्ण व्यवस्था को मानना बंद कर दीजिए। अभी तमाम वक्ताओं ने मुझसे पहले बताया कि हम कंफर्ट जोन में जीते हैं। कैसे? जब ऊपर वाले ने कुर्मी यादव की कैटेगरी को कहा कि तुम हमसे छोटे हो, तो कुर्मी छत्री और यादव छत्री और निषाद जल पछाड़ छत्री और मौर्यवंशी छत्रियों ने कहा कि अच्छा नीचे की तरफ देखा जाए। और उनने नीचे की तरफ देखा कि अच्छा कोई बात नहीं, ऊपर वाले हमें कम मान रहे हैं, तो नीचे की तरफ देखो, ये हमारे सामने कहां लग रहे हैं। और हम समाज को बताएं कि हम इनको घर में नहीं घुसने देते, हम इतने बड़े लंबरदार और इतने बड़े जमींदार हैं कि हम इसका सुबह से मुंह नहीं देखते, हम इसको किचन में नहीं घुसाते, हम इसको चारपाई पे नहीं बैठालते। तो बड़ी खुशी महसूस हुई। फिर उन्होंने जिसको कहा, उसने और नीचे देखा, उसने कहा अच्छा तुम ही लंबरदार हो क्या, हम फलाने लोगों को अपनी किचन में नहीं आने देते। फिर उन्होंने और नीचे देखा, और नीचे और नीचे और नीचे के चक्कर में वर्ण व्यवस्था का क्रम लगातार बना हुआ है। जबकि सीढ़ी तोड़ने का क्रम क्या है? सीढ़ी ऊपर से तोड़ोगे तो भी टिकी रहेगी, नीचे से एक पायदान खिसका दोगे भरभरा के गिर जाएगी। तो अगर वर्ण व्यवस्था तोड़नी है तो तथाकथित मनुवादियों को, तथाकथित ब्राह्मणवादियों को, तथाकथित संघियों को गाली देने की बजाय खुद से तय करो कि आज के बाद अपने घर में जो ये जाति वाले मुहावरे हैं खत्म कर देंगे।
बीपी अशोक साहब ने, बड़े भाई हैं मेरे, एक बात कही कि चमारों के घरों में ये मुहावरे चलते हैं कि भंगी जैसा ये पहने हैं। सॉल्यूशन हर चीज के लिए है। अगर एक घर में ये होने लगे कि फलाने कुशवाहा जी मेरे सगे मौसी के लड़के हैं, फलाने वाल्मीकि जी मेरे सगे ताऊ के लड़के हैं, फलाने प्रजापति जी मेरे सगी बुआ के लड़के हैं, मुहावरे खत्म हो जाएंगे कि नहीं? खत्म हो जाएंगे कि नहीं? अल्टीमेट सॉल्यूशन एक है। जब तक जाति एग्जिस्ट कर रही हैं तब तक अल्टीमेट सॉल्यूशन एक है, अंतरजाति विवाह। यही बाबा साहब ने एनियलिस्टन ऑफ कास्ट में लिखा और यही जाति पाड़ी तोड़क मंडल ने अल्टीमेट सॉल्यूशन निकाला था। इसलिए संतराम बीए साहब जहां जहां अपना मंडल का कार्यक्रम आयोजित करते थे वहां वहां अंतरजाति विवाह जरूर आयोजित करवाते थे। तो जब तक जो चीजें चल रही हैं हम उन्हीं के हिसाब से डिस्कस करना पड़ेगा। ये चर्चा तो हो सकती है कि ऐसा हो जाए तो जो है हम उसी पर फोकस करें, और फोकस इस बात पर करें जो मैं ज्यादातर मंचों से कहता हूं, लेकिन आज ये बात कहना वाजिब है कि तमाम जाति तोड़ने से पहले एक बात, ये बात बुरी लग जाती है लोगों को, लेकिन मैं अनुरोध करता हूं कि अगर हम जाति को तोड़ना चाहते हैं, मेरे ऊपर आरोप लगते हैं कि मैं पटेल नाम में टाइटल लगाता हूं, लगते हैं, लगने चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए, मुखर विरोध करिए, हटेगा, ये भी हटेगा, हटेगा भाई, क्यों नहीं हटेगा। लेकिन जो लोग ये बात कहते हैं वो 50-55 साल के हैं, समय तो दो समय तो दो भाई। कोई जन्म के साथ नाम लेकर के आ रहा है, उनके पिताजी ने ही उनके नाम में वो लगा दिया तो उन्हें हटाया नहीं है, मिला ही वही है। बदलेंगे भाई। अभी घोषणा की है कि कुर्मी महासभा के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, ये भी होगा, सब होगा। डिसाइड तो करने दो कि लगाना क्या है। मैं बड़े चिंतक व्यक्ति हूं, किसी के धमकी से, किसी के बहकावे में कोई निर्णय नहीं लेता हूं। जिस दिन लगेगा उस दिन समाज को पता चलेगा कि क्या लगा है। मैं पिता के साथ टाइटल लेकर के आया, लेकिन मेरा अधिकार मेरे बेटे पर है, कबीर पर। अगर कबीर के नाम में टाइटल लगा हो उसी दिन मुझे मंच पे उतार देना, 4 जूते मार करके। अगर कबीर की जाति अपनी शादी अपनी जाति में ढूंढूं तो मुझे नीचे उतार देना। मेरे घर पर अगर मेरी जाति के महापुरुष हो तो मुझे उतार देना। भाई हम मुखिया कहां हुए? अभी हम मुखिया नहीं थे, इसके बावजूद अर्जक पद्धति से हमने विवाह किया। हमारे कार्ड पर सूर्ण नहीं थी, बाबा साहब थे। जब इस दौर में हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं तो मैं एक अनुरोध जरूर करता हूं लोगों से कि हम लोग ये कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें क्या कर सकते हैं कि अगर हम जाति पाति तोड़क मंडल के कार्यक्रम में आए हैं, अगर हम ओबीसी महासभा में शामिल हैं, अगर हम बहुजन समाज के कार्यक्रमों में जाते हैं और पदाधिकारी हैं, तो कम से कम जाति महासभा के पदाधिकारी मत रहिए। ये दो चीज एक साथ नहीं चल सकती कि जाति महासभा के पदाधिकारी रहकर के जाग जाओ कुर्मी क्षत्रिय सूरवीरों, जाग जाओ यदुवंश के लोगों, जाग जाओ मौर्यवंशी क्षत्रियों। ये जगाने से पता क्या होता है, मेरा अपना अनुभव है, मैंने भी 9 साल जगाया है। 9 साल जाति के कार्यक्रम किए मैंने, 9 साल, 17 साल की उम्र से। इसलिए अनुभव के साथ बोल रहा हूं कि उस जगाने से पता क्या होता है। ये सब यहां अगर एक जाति के लोगों को जगाएं तो जो बेटर हमारे ही समाज का कोई व्यक्ति होगा वो कहेगा जाग जाओ, चुनाव आएगा तो बताएंगे तुमको हम। तुम्हारा अपना ही भाई तुमसे नफरत करने लगता है क्योंकि उसको डर पैदा हो जाता है कि जाग करके किसके खिलाफ हमला करेंगे, क्योंकि तुम्हारी हैसियत नहीं है जाति महासभाओं की ब्राह्मणों के खिलाफ बोलने की, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलने की। जाति महासभाओं की हैसियत नहीं है लेटरल एंट्री पर लड़ने की। जाति महासभाओं में होता क्या है, मजबूत लोग एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। फलाने विधायक जी आ गए, उनको 30 किलोमीटर दूर से रिसीव करो, यह है जाति महासभाओं का काम। मैं पूरी ताकत के साथ कह रहा हूं इस बात को, पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि मुझे सम्मान जाति की वजह से नहीं विचार की वजह से मिला है। और अगर यहां कुर्मी महासभा के भी तमाम लोग हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अगर मैं सिर्फ एक जाति का होता, कुर्मी महासभा कभी किसी पत्रकार को मुख्य अतिथि नहीं बना सकती, लिख करके दे रहा हूं। केवल विचार में यह हो सकता है, जाति से विचार हमेशा बड़े हैं। विचार में यह हो सकता है कि हो सकता है आप मुख्य अतिथि हो और प्रमुख सचिव से रिटायर्ड हुआ कोई व्यक्ति विशेष अतिथि हो, लेकिन जाति महासभा में यह नहीं हो सकता। वहां पद हमेशा ऊपर होता है।
वहां इंस्पेक्टर भी होगा अगर जाति का, तो उसका भी बड़ा महिमा मंडन किया जाएगा। यह जाति और विचार में फर्क है। यह जो कार्ड है ना इस कार्यक्रम का, यह कार्ड बता रहा है कि विचार हमेशा जाति के ऊपर होता है। इसलिए भाड़ में जाने दो राजनीति को, क्योंकि वो जितने भी हैं उन सब ने अपनी पृष्ठभूमि में एक बात फिक्स कर ली है, वहां लड़ाई सामाजिक न्याय की नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक दल हो, नाम किसी का लेने की जरूरत नहीं है, वहां लड़ाई इस बात की नहीं है कि कौन हमसे बड़ा ज्यादा सामाजिक न्याय वाला है, कौन ओबीसी की बात ज्यादा करता है, कौन एससी की बात करता है। लड़ाई इस बात की है कि कौन ज्यादा बड़ा ब्राह्मणवादी है, कौन ज्यादा बड़ा हिंदुत्ववादी है। लड़ाई इस बात की चल रही है, इसलिए उनको साइड में रखो। कांसीराम साहब की एक लाइन सब लोगों ने रट ली कि कांसीराम साहब ने कहा था कि राजनीति हर ताले की कुंजी है। सबने रट ली क्योंकि फायदा मजा आता है इसमें, लेकिन अगली लाइन भूल जाते हैं कि बिना सामाजिक परिवर्तन हुए अगर राजनीतिक परिवर्तन होता है तो बहुजनों के किसी काम का नहीं होता है। मैंने अगली लाइन पकड़ी, इसलिए मेरे पास पर्याप्त समय है। किसी के पास कम समय है भैया, 2024 2029, मेरे पास पूरे जीवन भर का समय है, पूरे जीवन का समय है। कोई शॉर्ट टर्म एजेंडा नहीं है, कोई शॉर्ट न जीवन में संगठन बनाना। 3 चीज क्लियर कर देता हूं, न जीवन में कभी संगठन बनाना है, न संगठन में पदाधिकारी बनना है, न जीवन में कभी चुनाव लड़ना है, और न एक आवश्यकता से अधिक पैसा कमाने की लालसा है। इसलिए इतना मुखर होकर के बोल पाता हूं। अगर 3 में से कोई एक चीज रहेगी तो इतनी मुखरता के साथ नहीं बोल सकते, क्योंकि फलाने से फिर एडजस्ट करने भी तो जाना है। भाई अगर बीजेपी से नहीं बन रही तो सपा से तो बना लो यार, कहीं तो बनाओ, कहीं तो टिकट दिलवा दो। इसलिए एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अच्छा लाइजनर नहीं हूं, अच्छा पत्रकार हूं, लेकिन समाज को यह तय करना पड़ेगा अपने लोगों के बीच में से कि आप लाइजनर तैयार करना चाहते हो या पत्रकार तैयार करना चाहते हो। अगर पत्रकार तैयार करना चाहते हो तो लाइजनिंग करवा करके उससे टिकट के लिए पैरवी मत करवाओ। उससे यह मत कहो कि फलाने नेताजी को जानते होगे, 2 मिनट मिलवा दो। अच्छे पत्रकार पैदा करना चाहते हैं तो फिर अच्छे पत्रकार ही तैयार करिए। और जाति महासभाएं जितनी हैं, उन जाति महासभाओं में मुझे जो जाति महासभा चला रहे हैं, मुझे क्या आपत्ति है? मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है। मेरी बात को समझिएगा, मैं ये कहता हूं कि इन तमाम सारा अच्छा काम करने वालों में से मैं भी हूं, मैं ही नहीं हूं, मैं भी हूं। मैं जो कह रहा हूं वो सत्य नहीं है, लेकिन इन तमाम सिस्टम में मैं भी एक व्यक्ति हूं। तो मेरी एक छोटी मोटी नाचीज समझ ये कहती है कि जितना जाति महासभाओं के जाति गौरव पर टेंट लगा करके, मंच लगा करके हल्ला मचाया जाएगा, उतना ब्राह्मणवाद मजबूत होगा। ये मेरी अपनी छोटी मोटी समझ है। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर मुझे 2 चीजों पर ऐतराज है कि मैं कभी एक जाति के लोग जहां इकट्ठे होंगे कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर मैं नहीं जाऊंगा। किसी जाति महासभा का कार्यक्रम होगा वहां नहीं जाऊंगा। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे ये आपकी जिम्मेदारी है। बात कर रहे थे हम लोग अंतरजातीय विवाह की। जैसा कॉन्सेप्ट हमें ऊपर से मिला उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम आगे चलने लगे। जैसे महापुरुषों के सिलेक्शन में भी अभी किसी ने कहा ना कि संतराम बीए साहब को कोई पहचान नहीं पा रहा था, किसी वक्ता ने कहा था यहां पे। ऐसा क्यों होता है? कॉन्सेप्ट हमें यह मिला कि भाई जिन जातियों की संख्या ज्यादा है उनकी जाति का एक एक मुखौटा तैयार करो। तो राजनीतिकों ने राजनीतिक दलों में मुखौटे तैयार करिए और सामाजिक संगठनों ने इनके रूप में मुखौटे तैयार किए। भाई ललई यादव को ना भूलना, यादव समाज काफी है। अच्छा कुर्मी का एक ले लो, रामस्वरूप वर्मा नहीं लग पा रहे, साहू जी महाराज लगा दो, कोई लगा दो यार, एडजस्ट करो। इस एडजस्टमेंट के चक्कर में शिवदयाल चौरसिया की कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? नहीं लगाएंगे, क्योंकि चौरसिया वोट बैंक नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश में शिवदयाल चौरसिया से बड़ा पिछड़े वर्ग का कोई नेता हुआ है? अगर शुरुआत की बात करें हम तो शिवदयाल चौरसिया जितना लड़े साइमन कमीशन के सामने अपनी बात रखते हुए और पिछड़ा शब्द का इजाद किया उत्तर प्रदेश में, शिवदयाल चौरसिया जी ने, जिज्ञासु जी ने, अछूतानंद जी ने, संतराम बीए साहब ने और बिहार में रामलखन चंदापुरी साहब ने। लेकिन चूंकि जातियों को एक एक मुखौटा पकड़ना है तो फिर काम से डिसाइड नहीं होना है। भाई कुर्मी में एक आ गया साहू जी महाराज, तो अब क्या जरूरत है रामलखन चंदापुरी की? कुछ भी काम किए हो, एक तो हो गया ना एडजस्ट। तो जब तक राजनीति वाला एजेंडा सामाजिक संगठनों में आप लाओगे कि वहां जाति के मुखौटे
यहां महापुरुषों में जाति के मुखौटे, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे फेसबुक पे तमाम सारे लोगों ने कमेंट किए, नीरज भैया इसमें सरदार पटेल नहीं दिख रहे, एक ने नीचे कमेंट किया इसमें संत गाडगे नहीं दिख रहे, तो किस किसको लगाओगे? तो अब दो तरीके हैं इस बात के, या तो सबको लगा दो और या सबको हटा दो। क्या आवश्यकता है? जिन 3 महापुरुषों की जयंतियां मन रही है, जिन 4 की मन रही है उनकी लगाओ। अगर संतराम बीए साहब के जाति पाड़ी तोड़क मंडल पर चर्चा हो रही तो उनकी लगाओ। अगर समाज को हम इतना तैयार नहीं कर पाए कि अपनी जाति का महापुरुष की तस्वीर रखने पर ही वो कार्यक्रम में आएगा तो मत आओ। इस तरह की जागरूकता की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ना कोई जरूरत है, क्योंकि ये तो फिर वही हो गया कि हम सामाजिक न्याय अल्टीमेट अपनी जाति में ही ढूंढेंगे। मुझे समझ में नहीं आता, जब इस देश में सारे लोग भ्रष्टाचार के विरोध में हैं तो भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? वैसे ही जब हर मंचों पर, हर कार्यक्रम में, बस में कोई मिल जाए, ट्रेन में कोई मिल जाए, हम तो पाखंड के विरोधी हैं। जब देश भर पाखंड के विरोध में है तो हो कहां से रहा है? सवाल यही है, हो क्यों रहा है? मंचों से जो लोग भाषण ठोकते हैं, हमारी तरह तमाम भाषणवीर, उनके घरों में ही मनुवाद की एजेंट बनी बैठी उनकी पत्नियां। पतिदेव मंचों से जाके समझाते हैं कि ये लिंग है, ये सूंड है। उनकी पत्नियां घरों में बताती हैं बेटा पूज लो गणेश जी। वो बताते हैं कि गोबर है, वो कहती नहीं गोवर्धन है। इसलिए सॉल्यूशन है, हर बात का सॉल्यूशन है। पत्नियां नहीं मान रही, बच्चे नहीं मान रहे, उसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है कि कार्यक्रमों में लेकर के आओ। जो ये कहता है कि नहीं मान रही, मेरी पत्नी कैसे मान गई? हम कोई कहीं से और प्रकट हुए हैं क्या? हम भी तो पाखंडी घर से ही निकले हैं, पूरी बुरी तरीके से पाखंडी थे। सरस्वती शिशु मंदिर में, विद्या मंदिर में पढ़े हुए व्यक्ति हैं। स्कूल के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानाचार्य जी के साथ में बैठ के स्कूल की प्रार्थना करवाते थे। तो हम कैसे बदले? और फिर हमारी पत्नी कैसे बदली? तो मैं गर्व के साथ कह देता हूं, चूंकि पत्नी का पूरी तरीके से साथ है, तो मैं बड़े गर्व के साथ ये कह देता हूं कि बचपन से लेके अभी तक, मेरे बेटे का नाम है कबीर, 3 साल का हो गया है, अभी तक नजरौटी, कजरौटी, कजरबट्टू, नजरबट्टू, काला टीका, लाल टीका, हाय, चाकू, कोई जरूरत नहीं पड़ी। ये हमारे मन के वहम हैं। हम जिन महापुरुषों की यहां तस्वीर रखे हुए हैं, इन महापुरुषों में सब अंधविश्वास, पाखंड और जाति व्यवस्था के विरोधी थे। तो जब इनकी जयंतियां मनाते हैं तो एक आध चीज ही इनसे सीख ली जाए। तो हमारे पुरखे सब कुछ बता के गए, पेरियार ललई की बात बता देंगे तो वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी, एकदम खतरनाक मामला हो जाएगा। वो कहते ही थे कि धर्म को मूर्ख चला रहे हैं, मूर्ख मान रहे हैं। बेटा अभी कबीर साथ में नहीं है, मैं एक आध मंचों पे ये प्रैक्टिकल करवा चुका हूं। कबीर को अगर आप सूंड दिखाओ, आप अपने घरों में प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, अपने 2 या 3 साल के बच्चे को वो सूंड दिखाइएगा तो क्या कहेगा पता क्या है? एलिफेंट। और 60 साल के आदमी से पूछना क्या है तो कहे गणेश। कौन मूर्ख है? बताओ कौन मूर्ख है? तो जब आप गोबर पूजने के लिए अभिशप्त हैं तो दूसरा इसमें क्या कर सकता है? ये तो बात अच्छी है कि नाम के बाद में से टाइटल हटा दिया, हटना चाहिए। हमने बुद्धिस्ट बन गए, बौद्ध ग्रहण कर लिया, लेकिन बौद्ध बनने के बाद शादी जाति में ही की है, अलग की है? ये पूछो तो बुरा लगेगा। अल्टीमेट सॉल्यूशन ये दिखावे नहीं है कि हमने हटा लिया या लगा लिया। रामसूप वर्मा ने हटाया या लगाया नहीं, लेकिन पूरे जीवन भर जाति महासभा के कार्यक्रमों में नहीं गए। अर्जक संघ के लोगों ने मुझे बुलाया बस्ती में, मेरे साथ में एक व्यक्ति जो थे, मुझे पता चला कि वो जाति महासभा के बड़े पदाधिकारी हैं, हाथ में लाल धागा बांधते हैं। तो हमने कहा या तो इनको बुला लो या हमको बुला लो। तो बोले क्यों? हमने कहा क्योंकि मेरे संबंध अच्छे हैं, मैं खराब नहीं करना चाहता उनसे, और अगर मंच पे आऊंगा तो मैं लीपा पोती वाली बात बोल नहीं पाता, क्योंकि एडजस्ट करना ही नहीं मुझे जीवन में, मतलब बुरा लगने के लिए ही बोलता हूं। इसके बाद मैंने मंच से सवाल उठाए, पूछा वहीं अर्जक संघ के लोगों से। मैंने कहा रामस्वरूप वर्मा पूरे जीवन काल में अपने कभी कभी कुर्मी महासभा के कार्यक्रम में गए क्या? तो कहानी भी बताई गई मुझे। बोले एक लोग उनको जाति महासभा के कार्यक्रम में बुलाने आए, तो रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा कि जितने वहां जाति के लोग इकट्ठे हों, वहां अर्जक संघ के 2 प्रस्ताव पारित करवा दीजिए कि एक तो कभी अपने जीवन काल में घर का कोई भी कर्म पाखंड से और कर्मकांड से, पुरोहितों से नहीं करवाएंगे, एक प्रस्ताव। दूसरा प्रस्ताव कि कभी कुर्मी समाज के लोग
गिद्ध भोज यानी कि मृत्यु भोज नहीं करेंगे। ये 2 प्रस्ताव पारित करवा दो, मैं चला जाऊंगा जाति महासभा कार्यक्रम। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो मैं जा नहीं सकता। जब मैं उनका चेला हूं तो मैं कैसे जा सकता हूं? अच्छा लगे बुरा लगे वो आपकी इच्छा है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि कितना भी ढूंढना पड़े, कितना भी ढूंढना पड़े, सरदार पटेल की जयंती पे मुख्य अतिथि कुर्मी नहीं होना चाहिए, पेरियार ललई की जयंती पे मुख्य अतिथि यादव नहीं चाहिए, जगदेव बाबू की जयंती पे मुख्य अतिथि कुशवाहा नहीं चाहिए, कर्पूरी ठाकुर की जयंती पे मुख्य अतिथि नाई नहीं चाहिए। बाबा साहब की जयंतियों पर मुख्य अतिथि वाल्मीकि, खटीक, धोबी बनाने लगो, झक मार करके व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा, झक मार करके। दूसरी चीज यही बड़ा दिल दिखाना है कि लोग कार्ड देख करके कंफ्यूज हो जाएं कि कर कौन रहा है। ये वाला जागरूकता तो भैया बहुत हो गई कि हम जागरूक हो गए। कुर्मी अगर पहले फेज का जागरूक हुआ तो उसके यहां सरदार पटेल, थोड़ा ज्यादा जागरूक हो गया तो साहू जी महाराज, थोड़ा और ज्यादा जागरूक हो गया तो रामस्वरूप वर्मा, बस इतना ही हुआ है। और यादव अगर पाखंडी है तो श्री कृष्णा, और पाखंड विरोधी हो गया तो ललई। इन सब से ब्राह्मणवाद कहीं खतरे में नहीं है, कतई खतरे में नहीं है। जाति के हिसाब से महापुरुषों को मानते रहो, ब्राह्मणवाद कतई खतरे में नहीं है, वो मजबूत हो रहा है। सोचिए, जब तक बुद्धिज्म में आप बुद्ध को पूछते रहे, कहां तकलीफ हुई? तो तकलीफ कब हुई? 22 प्रतिज्ञाओं से। वो पूजने पे नहीं फड़फड़ाता है। बाबा साहब को तुम 150-200 साल पूज लो, अगरबत्ती दिखा लो, दिया लगा दो, मूर्तियां लगवा लो, उसको कोई तकलीफ नहीं है। इस सिस्टम को पूजने से कोई तकलीफ नहीं है। जितनी मूर्तियां तुमको जिसकी लगानी हो, सरदार पटेल की लग तो गई बड़ी बड़ी, लेटरल एंट्री से पद छीले जा रहे हैं, आरक्षण खत्म हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, मूर्तियां ले लो। तो हम लोगों को देखिए, एक परिस्थिति थी, जिस परिस्थिति में अगर कोई प्रजापति समाज का व्यक्ति ये डिमांड करता है कि संतराम प्रजापति की मूर्ति लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी नाई समाज के व्यक्ति से ये कैसे कह सकते हैं कि तुम जातिवाद ना करो? पहले खुद तो बाहर निकलो भाई। वो जातिवाद करेगा, खाक जातिवाद करेगा, नाई और प्रजापति। क्या जाति, ये जातिवाद करना चाहे क्या करेंगे? ये ना विधायक हैं, ना सांसद हैं, ना आईएएस हैं, ना मंत्री हैं, क्या जातिवाद करेंगे? 4-6 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। और दोनों के जातिवाद में अंतर समझिए, जब कमजोर जाति के नाम पर इकट्ठा होता है तो वो अपने आप को दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, अपने को सशक्त करने के लिए पहुंचता कि यार कोई हमको परेशान ना करे। और उनका जातिवाद जब इकट्ठा होता है तो वो दूसरे को परेशान करने के लिए होता है। इसलिए जिन जातियों को लगता है कि अति पिछड़े राशन में बिक गए, फलाने उधर टहल गए, अपनी सरकारों पर नजर उठा करके देखो, तुमने हिस्सा दिया था अपने भाई को? अगर तुम समुचित हिस्सेदारी देते, नहीं दिया कोई बात नहीं। अब वर्तमान समय में जब उपचुनाव होगा तो एक में भाई लड़ेगा, दूसरे में पत्नी लड़ेगी। और वोट किस बात पे दे दो कि बीजेपी तुम्हारे साथ गलत कर रही, इस बात पे दे दो। बड़ा दिल करो। जब तक बड़ा दिल नहीं करोगे, जब तक राष्ट्रीय अध्यक्षों, प्रदेश अध्यक्षों पर पद का बदलाव नहीं करोगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा समय में मुकाबला नहीं कर पाओगे। जब उधर की बात आ जाए तो आप मुखौटा कहते हैं, तो तुमने तो मुखौटे भी तैयार नहीं किए भाई साहब। इधर मुखौटे तो हैं। तो केवल ये कहने से नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूं कि भाई निजीकरण हो रहा है, देश के संसाधनों को खत्म किया जा रहा है, अडानी अंबानी के हाथों पूरा देश सौंपा जा रहा है, हकीकत है। मगर समस्या क्या है? असली समस्या ये भाषण नहीं है। असली समस्या ये है कि मुझे थप्पड़ मारे जा रहे हैं, मैं चौराहे पर खड़े होकर रो रहा हूं 2 घंटे, मेरे आंसू पोंछने कोई आ ही नहीं रहा है। यह समस्या है। और जब आंसू पोंछने कोई नहीं आ रहा है तो हम कह रहे हैं कि जहां थे यार वहीं पड़े रहो। यह समस्या है। फलाने संघी हो गए, फलाने भाजपाई हो गए, फलाने ये हो गए। मैं कहता हूं तुम ट्राई मार के तो देखो, ऐसा कुर्मी मिल जाएगा, ऐसा प्रजापति मिल जाएगा। और सवाल मेरा यह है कि एमके स्टालिन के सामने अगर किसी को चुनाव लड़ना है तमिलनाडु में, तो किसी बीजेपी की हैसियत है कि तमिलनाडु में जाकर के कहे कि हम मंदिर बनवाएंगे, हमें वोट दो? कहेगी? वहां जाके कहेगी सामाजिक न्याय। समस्या यह है कि हम सब उनकी पिच पर खेल रहे हैं। अगर तुम्हारी पिच सामाजिक न्याय हो जाए, तुम पाला खींच के लड़ाई लड़ो कि हम मंडल के साथ हैं कि कमंडल के साथ हैं, तुम पाला खींच के लड़ाई लड़ो कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। अभी समस्या क्या है? अभी लोगों से यह कहा जा रहा है कि तुम पिट रहे हो इसलिए हमें वोट दो।
अंतर समझिएगा इस बात को। तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है इसलिए वोट दो, संविधान खतरे में है इसलिए वोट दो। यह कोई नहीं बता रहा कि हम क्या करेंगे जब हम होंगे, तो हम कितनी हिस्सेदारी देंगे, हम कितनी भागीदारी देंगे, हम तुमको कैसे बचाएंगे। सत्ता लाने का सिंपल फॉर्मूला है। अगर किसी प्रजापति को गांव में कोई पीट रहा है, सामंती, उस समय तथा कथित छत्रत्व धारण किए हुए जातियां ओबीसी की खड़ी हो जाएं और कहें कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे भाई को हाथ लगाने में, सत्ता आ जाएगी, गारंटी से सत्ता आ जाएगी। इलेक्शन के समय में जिसको जिसको वोट देना है वो अपनी समझदारी के हिसाब से दे। बस इतना अपील कर सकता हूं कि जिसको भी दो अपने मुद्दों के आधार पर दो, मुद्दे उनके नहीं होने चाहिए। एक समय था जिस समय जरूरत थी महापुरुषों के नाम पर इंटर कॉलेज का नाम रख दो, मूर्तियों के नाम रख दो, वो समय गया। भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया है बहुत अच्छे से कि अब तुम किस में बिकते हो, इसलिए वो पूजना सीख गए बहुत अच्छी तरीके से। और जब तक पूजते रहोगे अपने महापुरुषों को, अभी संघ मुख्यालय पर भी बन जाएंगे मंदिर। जिन लोगों को आरक्षण से तकलीफ है, जिन लोगों को पिछड़े और दलित वर्ग से तकलीफ है, क्या वो जाकर के बुद्ध मंदिरों में पूजा नहीं करते हैं? करते हैं, क्योंकि उनको पूजा से तकलीफ नहीं है, तर्क से तकलीफ है, 22 प्रतिज्ञाओं से तकलीफ है। जब तुम कह देते हो कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को देवता नहीं मानते, इस बात से तकलीफ है। पूजने के सिस्टम में बने रहोगे, उनको कोई तकलीफ नहीं, इसलिए डिमांड चेंज करो। अब कहो कि भैया श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर मूर्ति लगवाओ, तुम डिग्री कॉलेज का नाम माफी वीर सावरकर के नाम पर रखवाओ, तुम हमें नौकरी दे दो। मूर्ति तुम ले लो, इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज के नाम तुम ले लो, जिलों के नाम भी रखवाने हो जिनके नाम पर रखवा लो, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखवा लो, जितने नाम रखवाने हो। हिस्सादारी हमें दे दो और निजी क्षेत्र में आरक्षण दे दो। हम सब की एक जिम्मेदारी है कि कोई भी कार्यक्रम हो उसमें राम लखन चंदापुरी जी को, शिवदयाल चौरसिया जी को, संत राम बीए प्रजापति जी को, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी को, स्वामी अच्युतानंद जी को, ऐसे लोग जिन पर अभी काम नहीं किया गया, उन लोगों को निकाल करके लाना है। एक शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि महापुरुषों के नाम पर भावनाएं आहत करना बंद कर दीजिए। अगर ये चाहते हो कि हम पाखंड मुक्त समाज बनाएं, जाति विहीन समाज बनाएं, तो ये भावनाएं जो हैं आपकी उद्वेलित होने लगती हैं। जाति का महापुरुष न दिखने पर, जाति के महापुरुष के जयकारे न लगने पर, इन भावनाओं को खत्म कर दीजिए, क्योंकि हम लोग आस्थावान लोग नहीं हैं। मैं संतराम बीए प्रजापति के बारे में आस्था नहीं रखता, उनका अनुयायी हूं, उनके कामों से सीखता हूं। बाबा साहब का गुलाम नहीं हूं, उनके विचार और उनकी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पूरे जीवन में आत्मसात करता हूं और अपने जीवन के साल के 365 दिन अंबेडकरवाद को जीता हूं, अर्जकवाद को जीता हूं। लेकिन मैं इनमें से किसी का भी अक्षरशः गुलाम नहीं हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जूते पहन के फूल चढ़ा दिया, यही तो वो चाहते हैं, यही वो आप कर रहे हो। समय के साथ समझ लो, अपने घरों से रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि तस्वीरें मत रखो, मैसेज देने के लिए, समाज को संदेश देने के लिए रखो, लेकिन बच्चों से पूजन मत करवाओ, अगरबत्ती मत दिखवाओ, क्योंकि होता फिर वही है कि चाहे तुम दीपक जलवाओ, चाहे तुम दीपक जलवाओ, चाहे तुम बाबा साहब पे जलवाओ, चाहे मोदी जी ताली थाली बजवाएं, वो बराबर ही है। जय विज्ञान, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक, इनकलाब जिंदाबाद, उल कलाम जिंदाबाद। धन्यवाद।